नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। क्या ममता बनर्जी हर बात में राजनीति करती हैं? क्या नीति आयोग की बैठक में माइक बंद किए जाने का उनका आरोप सही है या वो वाकई झूठ बोल रही हैं, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है? क्या बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का मुख्य चेहरा बनने की ममता की ये कोई रणनीति है, जिसके तहत उन्होंने स्पीकर से अपने लिए इंडिया ब्लॉक के दूसरे दलों से अलग बैठने की सीटें मांगी हैं? यानी ममता केंद्रीय राजनीति में पक्ष और विपक्ष के बीच एक तीसरे पक्ष के रूप में अपने 29 लोकसभा सांसदों के साथ दिखना चाहती हैं और अपनी धमक दिखाना चाहती हैं। हिंदी के शिखर कवि गजानन माधव मुक्तिबोध अक्सर अपने तेवर को इस डायलॉग के रूप में उछालते थे कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। यही सवाल आज पश्चिम बंगाल की फायर ब्रांड नेता ममता बनर्जी के सामने है कि दीदी तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। दरअसल 27 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई। बैठक में विपक्षी मुख्यमंत्रियों में सिर्फ ममता बनर्जी ही शामिल हुई थी। कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं आया था। न कर्नाटक से सिद्धारमैया, न तेलंगाना से रेवंत रेड्डी, न हिमाचल प्रदेश से सुखवीर सिंह सुक्खू। उसी तरह इंडिया ब्लॉक के दूसरे मुख्यमंत्री भी नहीं पहुंचे। न तमिलनाडु से एमके स्टालिन, न केरल से पी विजयन, न झारखंड से हेमंत सोरेन, न पंजाब से भगवंत मान। और दिल्ली के मुख्यमंत्री तो तिहाड़ में है ही, तो वो कैसे आते? एनडीए में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं आए। आश्चर्य की बात थी, लेकिन बताया गया कि व्यक्तिगत कारणों से नहीं आए। हालांकि बीजेपी कोटे वाले उनके दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जरूर पहुंचे थे। हाँ, एनडीए खेमे से पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी भी नहीं आए। बैठक पहले से प्रस्तावित थी। जब इंडिया ब्लॉक के सारे मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया, तब ममता ने स्वीकार किया। वो सुर्खियों में आ गई। फिर बैठक के बीच वो और ज्यादा सुर्खियों में आ गई, क्योंकि उन्होंने बैठक बीच में ही छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? उसके पीछे उन्होंने बैठक में उनके साथ हुए भेदभाव का कारण बताया। ममता ने मीटिंग से बाहर आकर जो कुछ कहा, जो कुछ आरोप लगाया, उसका निचोड़ यही है कि नीति आयोग में विपक्ष से भेदभाव हुआ, क्योंकि उनके साथ भेदभाव हुआ। वो बोल रही थी, तभी उनका माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और इसके सहयोगी दलों के मुख्यमंत्रियों को 10 से 20 मिनट तक बोलने दिया गया, लेकिन उन्हें 5 मिनट में ही रोक दिया गया। ममता ने नाम लेकर यहाँ तक कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 20 मिनट बोले, जबकि छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी 15 मिनट का समय मिला, लेकिन उन्हें सिर्फ 5 मिनट। ममता का आरोप है कि 5 मिनट हुए नहीं कि घंटी बजाकर उन्हें रोकना शुरू कर दिया गया। इस पर ममता नाराज होकर निकल आई। ये कहकर निकल आई कि आप बंगाल की बात नहीं सुनना चाहते हैं तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाहर ममता ने अपने साथ कथित भेदभाव पर कहा कि विपक्ष को बदनाम करने के लिए एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। विपक्ष द्वारा शासित राज्यों से जब वो अकेले ही थी तो उन्हें 30 मिनट समय मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। तो ममता ने बंगाल के सम्मान और विपक्षी दलों में एकता की दुहाई देकर मीटिंग से किनारा कर लिया। ये तो एक पक्ष की बात हुई, जिसकी गवाही और मुनादी दोनों ही ममता दे रही थी। दूसरा पक्ष सरकार का है। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सबसे पहले नमूदार हुई। कहा कि ममता झूठ बोल रही है। कोई माइक बंद नहीं किया गया। हर मुख्यमंत्री के बोलने का समय तय था। उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच के साथ सामने आना चाहिए। फिर नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम आए और उन्होंने कहा कि नहीं जी, ममता को तो बोलने का पूरा समय दिया गया। फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB अपने फैक्ट चेक के साथ सामने आया कि ममता को पूरा समय मिला, उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई। इस पूरे प्रकरण में 2 लोग उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। दोनों महिला हैं और दोनों के सामने अपने बड़े ही प्रभावशाली अंदाज है। एक तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जो कह रही हैं कि ममता को बोलने का पूरा समय मिला, कोई भेदभाव नहीं हुआ। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो नीति आयोग और मोदी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप मढ़ रहे हैं।
कौन सही है कौन गलत ये कहना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे दोनों महिलाओं में से कम एक तो गलत बोल ही रहा है। लेकिन ये निर्णय कैसे होगा कि कौन गलत बोल रहा है, या हो सकता है कि दोनों पक्ष आधा सच आधा झूठ बोल रहे हों। महाभारत के युधिष्ठिर की तरह कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। यही राजनीति है आज के भारत की राजनीति, जिसमें बगैर पूरे तथ्य के खेमेबंदी हो जाती है, सिर्फ कथ्य पर हो जाती है। जैसे कांग्रेस को ही ले लीजिए, जो नेता दिल्ली में बैठे हैं वो वाह दीदी करने लगे। जैसे कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि किसी भी रूप में इसने सहकारी संघवाद को मजबूत नहीं किया है। इसका काम करने का तरीका साफ रूप से पक्षपात से भरा रहा है। ये प्रोफेशनल और स्वतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग तरह के और असहमति से भरे सभी तरह के दृष्टिकोणों को दबा देता है, जो एक खुले लोकतंत्र का मूल तत्व है। इसकी बैठकें महज दिखावा मात्र होती हैं। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के प्रति उसका व्यवहार, जो कि नीति आयोग का वास्तविक रूप है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। लेकिन दिल्ली से कोलकाता तक जाते जाते कांग्रेस के सुर बदल जाते हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नील बटे सन्नाटा रह गई तो प्रदेश अध्यक्ष पद से अधीर रंजन चौधरी ने इस्तीफा दे दिया था। वो ममता के खिलाफ मोर्चाबंदी करते रहते हैं। जहां दिल्ली में बैठी कांग्रेस कह रही थी कि ममता के साथ जैसा बर्ताव हुआ वो मंजूर नहीं, वहीं कोलकाता वाले अधीर बाबू ने कहा कि ममता बनर्जी की जलन राहुल गांधी के लिए बढ़ गई है। राहुल गांधी को राष्ट्रीय राजनीति में उनसे ज्यादा महत्व मिल रहा है। ये देखकर वो काफी परेशान है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया, उसे देखकर लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस भी कमाल करती है। दिल्ली में ममता के प्रति प्यार और बंगाल में उन्हीं ममता पर लाल। पश्चिम बंगाल में वो लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेगी और केरल में लेफ्ट पार्टियों से जुड़ेगी। ऐसी उलटबांसी वाली राजनीति में कांग्रेस पारंगत है और इसी राजनीति में वो कई बार मात भी खाती है। लेकिन बात यहाँ ममता बनर्जी की हो रही है। ममता बनर्जी एक तरफ बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़े योद्धा के रूप में स्वयं को दिखाना चाहती हैं। ऐसा उन्होंने साबित भी किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी अपने लिए 200 पार का नारा दे रही थी, उसमें ममता ने टीएमसी को 200 पार करा दिया। खेला होबे कहा था तो उसे करके भी दिखा दिया। इस लोकसभा चुनाव में सारे पॉलिटिकल पंडितों को लगता था कि बीजेपी बंगाल में बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी और खुद बीजेपी ने भी 35 सीटों का लक्ष्य रखा था। लेकिन ममता के जनाधार को वो भेद नहीं पाई। पिछली बार की 18 सीटों को फिर बचाकर रखना तो दूर, उसकी 2/3 यानी कि 12 सीटों पर पहुंच गई। और तो और उसके बाद 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी टीएमसी न सिर्फ क्लीन स्वीप करने में कामयाब हुई, बल्कि बीजेपी से भी 3 सीटें जीत ली। इस सबसे उत्साहित ममता दीदी को लगता है कि विपक्ष की धुरी उनको ही होना चाहिए, लेकिन होंगी कैसे? कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्ष का नेता कांग्रेस पार्टी से है। दूसरे सहयोगी दल चाहे समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या शरद पवार की एनसीपी, आरजेडी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये तमाम दल आज कांग्रेस के राहुल गांधी को विपक्ष के नेता की हैसियत से अपने नेता वाला सम्मान दे रहे हैं। लेकिन ममता इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने पहले ही कहा कि वो पक्ष और विपक्ष के बीच अपने लिए एक नया पक्ष गढ़ना चाहती है। इस चाह को उनकी पार्टी लोकसभा अध्यक्ष के पास भी पहुंचा चुकी है। टीएमसी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा भले ही है, लेकिन फिर भी वो अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। वो अपनी अलग पहचान को इंडिया ब्लॉक के नाम पर कांग्रेस की पहचान में मिलाना नहीं चाहती। खबर यही है कि लोकसभा अध्यक्ष ने इंडिया ब्लॉक के लिए जो सिटिंग प्लान दिया है, उसमें टीएमसी शामिल नहीं है, यानी उसके बैठने की जगह अलग होगी। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भले ही मजबूत होकर उभरी है, लेकिन ममता बनर्जी कई मौकों पर उसे गच्चा दे चुकी है। मसलन लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के वक्त ही कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन ममता ने समर्थन देने से ये कहकर इनकार कर दिया था कि मुझसे तो कांग्रेस ने पूछा ही नहीं था, फिर काहे का समर्थन। उसी तरह संसद के पिछले सत्र में आपातकाल पर सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध किया तो ममता ने उसका भी समर्थन नहीं किया। समाजवादी पार्टी या आरजेडी जैसे दल के संस्थापक चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों या लालू प्रसाद यादव हों, इन लोगों की राजनीति ही इमरजेंसी के विरोध में मुखरित हुई थी। इसलिए ऐसे दलों के पास
कांग्रेस का साथ नहीं देने का तर्क या बहाना था कि कैसे इस मुद्दे पर समर्थन करें। लेकिन ममता बनर्जी तो उस वक्त कांग्रेस में थी और इमरजेंसी की पुरजोर समर्थक थी। एक घटना तो उनके राजनीतिक करियर और सोच से सीधे जुड़ती है। 1975 में इमरजेंसी से पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण कोलकाता में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी शहर में पहुंची, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका रास्ता रोक लिया। उसका नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही थी और वो सीधे जेपी की कार के बोनट पर चढ़कर उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगी। वो तस्वीर मीडिया की सुर्खियां बनी। कहा तो ये भी जाता है कि ममता ने बोनट पर चढ़कर डांस भी किया था, लेकिन ममता की कांग्रेस से दूरी इतनी बढ़ गई कि वो साथ होकर भी दूर है। कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त से दुश्मन नहीं होता। ममता बनर्जी के तेवर और कलेवर इसे सही ठहराते हैं। कांग्रेस से उनकी राजनीति शुरू हुई, लेकिन उसी कांग्रेस के खिलाफ बगावत भी कर दी। जब वो कांग्रेस में थी तो एक बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रही थी। उस वक्त नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राव चाहते थे कि प्रणब मुखर्जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये सूचना ममता बनर्जी के पास पहुंचाई गई कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए, क्योंकि प्रणब मुखर्जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। इस पर ममता ने सीधा सपाट जवाब दिया कि प्रणब मुखर्जी क्या, अगर नरसिम्हा राव भी चुनाव लड़ने आ जाएं, तो मैं अपना नाम वापस नहीं लूंगी। जब पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों का राज था तो उनसे सीधी टक्कर भी ममता ही लेती थी। उनके ही दम पर कांग्रेस वहां कम्युनिस्ट पार्टियों से लड़ती दिखती थी। लेकिन कुछ तो अपने स्वभाव और कुछ कांग्रेस की तिकड़मबाजी से त्रस्त होकर ममता ने 26 साल पहले कांग्रेस छोड़ दी और अपनी पार्टी बनाई तृणमूल कांग्रेस। ममता कभी बीजेपी के साथ भी रही और वाजपेयी सरकार में मंत्री भी, फिर कांग्रेस के साथ भी रही और मनमोहन सिंह की सरकार में भी मंत्री बनी। जिस प्रधानमंत्री मोदी से आज उनका 36 का आंकड़ा है, कभी उन्हें ममता बंगाल से कुर्ते भेजती थी। ये बात खुद पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कही थी। तो ममता दीदी किस तरफ राजनीतिक समर्थन की ममता बरसा दें और किधर विरोध की आग बरसा दें, ये कोई नहीं जानता। शायद ममता बनर्जी भी नहीं जानती। सत्ता और सियासी नफा नुकसान के हिसाब से ममता के ईमान का पैमाना बदलता रहता है। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।